Hello everyone, welcome to my channel which is Study with PK Q&A. ओके सो आज का टेस्ट है पहला, वो है विजन आईएएस का फुल लेंथ टेस्ट। कोड इज़ 4701। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the identities provided by the Constitution of India. Okay, so आज का पहला क्वेश्चन क्या है? रिगार्डिंग द आइडेंटिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटीज टू पीपल व्हेन दे अग्री टू बेसिक नॉर्म्स। इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। Okay, next one is constitutional norms provide a political identities but not a moral one. It's incorrect statement because the constitution norm provide करता है political as well as moral one identities also. Okay, so statement second is incorrect, so answer for this question is only first is correct because there is asking about correct statement. Okay, so let's come to the next question. How many of the following protections are available as a fundamental right under the Constitution to a person detained under a preventive detention law? Okay, so let's see. First statement is the ground of detention should be communicated to the detainee even if it is against the public interest. Is it true? No, it's not true because if it is against the public interest, not तो ये डिटेन नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन है द डिटेन्यू, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द डिटेन्यू मस्ट बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट अथॉरिटी फर्दर डिटेन। ये सिर्फ तब किया जा सकता है जब वो ओनली इफ़ ही इज़ अरेस्टेड अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ के रिगार्डिंग अगर अरेस्ट किया गया है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, बट इफ़ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द डिटेन्यू मस्ट बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। ये हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन इज करेक्ट विच इज ऑप्शन डी। ओके, और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कौन से आर्टिकल में आता है? तो वो आर्टिकल 22 के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर of DPSP, directive principle of state policy. Okay, first is it is the duty of the state to apply this principle in making laws. Is it true? Yes, it's true under article 37, and they help the court in examining and determining the constitutional validity of law. ये भी सही है, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है फीचर का। दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉ ऑफ द लेजिस्लेटर। ये हमारा जो है ये फंडामेंटल राइट में आ जाता है, ठीक है, ना कि डीपीएसपी में। तो ऑप्शन स्टेटमेंट सी इज द इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is which of the following best describes the concept of constitutionalism? Okay, first statement is it is an ideology with promote supremacy of written constitution. No. It means constitution is necessary in the democracy. No, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल को कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो पूछा है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज it denotes the principle that the government derives its authority from a body of fundamental law and is limited by it. Yes, it's true. So answer for this question is C. Okay, next question is which of the following is objective of the operation Amrit? Okay, to prevent the water of the river from Himalayas? No. To prevent the overuse of antibiotics? जी हाँ, स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट और ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज रिसेंटली केरला गवर्नमेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, जो कि इसका फुल फॉर्म है, वो
रिसेंटली अभी ऑपरेशन अमृत, जिसका फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, ओके, जो कि स्टार्ट किया गया है केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, टू प्रिवेंट द ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। और इससे पहले केरला फर्स्ट स्टेट बना था जो कि केरला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान लाया था जो 2018 में। और ये किसके अकॉर्डिंग लाया था? तो वो था इंडियन एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी, ओके। सो कौन सा इसका हो जाएगा? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the National Commission for Scheduled Caste, okay। शेड्यूल कास्ट के बारे में इसमें पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज क्रिएटेड थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, जी हाँ। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। Yes, it's also correct. Next one is the commission while inquiring into any complaint has all the power of the civil court. Yes, also correct. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विच इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। और ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कब आया था? तो आया था 2004 में एग्जिस्ट में, क्योंकि ये 3 में बना और 4 में एग्जिस्ट हो गया, ओके। और ये पहले अलग बॉडी नहीं था, ये अंदर था नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एससी, दोनों साथ में था। बट 89 अमेंडमेंट करके इसको एसटी के लिए अलग ये प्रोविज़न बनाया गया। और ये कौन से अमेंडमेंट से ये बना था? तो 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 में जो। और ये बना क्यों? क्योंकि जियोग्राफिकली कल्चरली डिफरेंट था। एसटी और एससी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था, इसीलिए इसको 89 में अलग कर दिया गया। जबकि 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये नेशनल कमीशन बनाया गया था एसटी एससी के लिए साथ में, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। तो पहला है इसका स्टेटमेंट टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। इज इट ट्रू? यस, इट्स ट्रू, ओके। नेक्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। नो, इट्स कम्स अंडर आर्टिकल 40 विच इज कॉल्ड गांधीयन प्रिंसिपल, ओके। So statement second is incorrect. Next one is to make provision for just and human condition for work and maternity relief, which is comes under article 42, which is correct option, okay. And this one is 39A, okay. So answer for this question is only 2 is correct. Next question is how many of the following directive principles were added to the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? First is to secure opportunities for the healthy development of children. Yes, it's correct. To promote equal justice and to provide free and legal aid to the poor. Yes, it's correct. To minimize inequalities in income status, facility and opportunity. No, it's not correct because ये 44th constitutional amendment से आया था, okay. तो answer for this question is only 2 is correct, which is option B. Next question is a new state can be formed by uniting 2 or more states through a bill passed by किससे होगा? तो वो simple majority in parliament, okay. Next question is Himalayan wolf was in news recently. In recent context, which of the following statement regarding the Himalayan wolf is correct, okay. First statement is it is the only species of wolf that is found in India. No, it's not.
ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें कौन कौन सा पाया जाता है? तो नेपाल एंड पार्टली ऑफ तिब्बतन भी स्पेसिस पाया जाता है। ओके, so first statement is incorrect. Next is it is naturally found in trans Himalaya region only. It's not only found in trans Himalaya, it's also plain region and Deccan Plateau region. Okay, Deccan Plateau region का हम बात करें तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रीजन में भी पाया जाता है। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेन्स लाइक गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक, सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज it has been categorized as endangered on the International Union for the Conservation of Red List of Threatened Species IUCN. Okay, no it's not, because ये endangered नहीं, ये vulnerable है। Okay, so answer for this question is option D, which is 1 2 3 A, B and C are not correct. None of the above is correct. Okay, next question is consider the following statements with respect to the Central Bureau of Investigation. Okay, CBI के बारे में कौन से statement सही है? First is it derives its power from the Delhi Special Police Establishment Act 1946. Yes, it's correct. Next is its function under Prime Minister office. No, it's not under the PMO office. It's under the Department of Personnel and Ministry of Personal Pension and Public Grievances. Okay, so statement second is incorrect. Next, it investigates crimes of corruption and economic offenses. Yes, it's correct. So answer for this question is only 1 and 2 is correct, which is option C. If we are eliminating, हमारा ऑप्शन 2 गलत था तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता था बिना स्टेटमेंट 3 को पढ़े हुए, बट वी हैव टू रीड ऑल स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the context of Akash Nag, which is called Akash NG, which is called Akash New Generation Missile, consider the following statement is correct. Okay, first statement is Akash NG is a surface to air missile. Yes, it's correct. The missile system is equipped with the Ramjet engine. No, it's not correct. It is indigenously designed and developed solely by the defense and organization. No, it's also not correct. The missile system can be launched from both stationary and mobile platform. It's correct. So answer for this question is only 2 is correct, which is option 2, option B. Okay, next question is बॉडी है एंड चेयरपर्सन है। डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी व चेयर्ड बाय CM. इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, नीति आयोग इज चेयर्ड बाय PM. इट्स ऑल्सो करेक्ट। एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये होम मिनिस्टर के द्वारा नहीं, ये भी PM के द्वारा चेयर किया जाता है। ठीक है, सो ओनली 2 इज द करेक्ट, 1 and 2 एंड 3 इज द इनकरेक्ट मैच। ओके, क्योंकि करेक्टली मैच पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग Supreme Court cases is related to the disputes conflict between the fundamental right and directive principle of state policy. Okay, तो वो हो जाएगा गोलकनाथ केस एंड मिनरवा मिल केस 1980. ओके, इसमें अगर हम बात करते हैं IR कोहेलो केस 2007 का, तो वो बात करता है हमारा 9th शेड्यूल केस के बारे में। ओके, सो ये तो नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है मेनका गांधी केस 1980, जो कि फंडामेंटल राइट में प्रोसीड्यूर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ को रिप्लेस करके लाया था बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, सो ये भी हमारा इनकरेक्ट होता है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, प्रेसिडेंट रूल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? रिड्यूस द पावर, और इसमें क्या पूछा है? how many of the above necessarily the consequence of the proclamation of president rule in
state. First is reduction of powers of the concerned state high court. Is it true? No, it's not true. ये रिडक्शन नहीं होता, ये कैन नॉट अज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट ऑफ हाई कोर्ट वेस्टेड इन. Okay, so first statement is incorrect. Next is dismissal of the state council of minister. Yes, it's correct. Next is curtailment of the fundamental right of the citizen under Article 19. No, it's not correct. So statement 3 is also incorrect. President rule have no effect on the fundamental right of the citizens, or you suspend the provision of the constitution relating to it. Okay, so statement answer for this question is only one is correct, which is option second, statement second. Okay, next question is how many of the following options the president has with regard to the constitutional amendment bill passed by the both houses of the parliament. Okay, first is he can withhold the assent of the bill. No, he cannot withhold the assent of the bill. पहला स्टेटमेंट, he can return the bill for the reconsideration. No, it's also not possible. He cannot return the bill for reconsideration. So second statement also, he give assent to the bill. Yes, it's correct. So only one is the correct option. Okay, next question is which of the following has defined what constitute the doctrine of basic law. Basic structure, basic of structure, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नॉट डिफाइंड है, कहीं डिफाइन नहीं किया गया है. ओके, ये आया था किस कब, तो केशवानंद भारती केस, केबीसी केस आया था 1973 में, तब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया था. और ये केस टू केस वैरी करता है और ये डिसाइड करता है सुप्रीम के कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा और नहीं. ओके, तो इसका कोई कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव. ओके, let's come to the next question. Which of the following functions are performed by the National Commission of Scheduled Caste? Okay, so first statement is for the scheduled caste to investigate the monitor all matters relating to legal safeguard for this scheduled caste. Yes, it's correct. And next is to provide safeguard against the exploitation of Anglo-Indian community. Also correct. To report to the president on the working of the constitutional safeguard provided for scheduled caste. It's also correct. Okay, so the answer for this question is all of the above are correct, which is 1 2 3 option D. And if we are talking about it's a constitutional body under Article 338. Okay, next question is it separated for the first time the legislative and the executive function of the Governor General's Council. In the other words, it established separate Governor General's Legislative Council, which came to be known as Indian Central Legislative Council. The legislative wing of the council functioned as a mini parliament, adopting the same procedure as the British Parliament. Okay, so which of the following act has been described as the passage given above? Okay, तो ये कौन सा होगा, चार्टर एक्ट 1853 में. Okay, next question is which of the following statement best describe the relationship between liberty and equality? Okay, बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है लिबर्टी एंड इक्वालिटी को. फर्स्ट इज विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी of the few over the many. It's correct statement. Okay, so answer for this question is option A. Okay, next question is the Operation Prosperity Guardian. Okay, ये कौन सा है? Recently seen in news, it aimed at the aiding the safe movement of ship in it is Indian Ocean. No, Red Sea. Yes, it's in Red Sea. Okay, और इसको क्या बोलते हैं? और ये स्टार्ट किया गया है यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एल ऑस्टिन के द्वारा, अनाउंस्ड
जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन को जॉइंट मिलिट्री मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी बोलते हैं। और ये किस लिए है? टू ऐड द सेफेस्ट मूवमेंट शिप इन द रेड सी। ओके, सो ऑप्शन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. Next question is, consider the following statements. First is, how many of the above are compulsorily involved in the all the in constitutional amendment process? Okay, प्रेसिडेंट तो होता है लोकसभा, राज्यसभा, ये भी होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड ये नहीं होता है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 3 इज द करेक्ट, विच इज ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements with respect to the member of the Central Vigilance Commission. Okay. First statement is, the member of the Central Vigilance Commission are appointed by the President by warrant under his hand and seal. Yes, it's correct. Next statement is, the member of the Central Vigilance Commission hold office for the 6 year or until they attain the age of 70, whichever is earlier. No, it's not correct. It's a 4 year and it's a 65 years. So statement second is incorrect. Next statement is, the president can also remove the Central Vigilance Commission on the ground of the misbehavior or incapacity. Yes, it's correct. So option B is the correct, only 2. Okay, because there is asking about correct statement. Okay, next question is, with reference to the national emergency, consider the following statement. First is, the center become entitled to give executive direction to a state on any matter. Yes, it's correct. Next is, the legislative power of a state legislature is suspended. No, legislative power of the state is not suspended. Okay, and next is, the power to modify the constitutional distribution of revenues between the center and state is vested in the parliament. No, it's vested under president. So answer option 2 and 3 is incorrect, and option only 1 is correct. So statement 1 is only correct. So answer for this question is A, option is correct. Okay, next question is, consider the following cooperations authorities. Okay, इसमें how many of the above are totally and directly audited by the Controller and Auditor General of India? So let's see. RBI no, FCI no, SBI no, Life Insurance Corporation of इंडिया ये भी नहीं. तो ये सारे किस में आते हैं? तो ये आते हैं कोऑपरेशनल सब्जेक्ट ऑफ प्राइवेट ऑडिट्स. ये प्राइवेट ऑडिट्स में आते हैं, ना कि डायरेक्टली कैग के अंदर. ओके, और डायरेक्टली कैग के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो DVC एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज none of the above is correct. Okay, next question is, consider the following events. So Goa was conferred full states. कब किया गया था? तो इसमें क्या करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ढूंढना. तो गोवा फुल फ्लेज स्टेट इसको कब मिला था? 1987 में. ओके, क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा 1966 में, एंड इंक्लूजन ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम इन इंडियन यूनियन, ये कब हुआ था? 1975 में. और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके, और ये 22nd स्टेट बना था. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द नागालैंड, वो हुआ था 1963 में. ओके, सो इसका क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा? पहले तो हो जाएगा 4 विच इज़ 63, इट मीन्स 4, एंड देन आ जाएगा हमारा 2,
then 3 and 1. So our answer for this question is option B. Okay. Next is consider the following statements with reference to the post-independence reorganization states. Okay, first statement is the State Reorganization Commission accepted the theory of one language one state. No, it's not. Okay, so पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी. नो, इट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज आंध्र प्रदेश पहले ही बन गया था. और वो कब बना था? तो वो बना था अक्टूबर 1953 में. ठीक है, 1953 में. और ये क्यों बना था? क्योंकि तेलुगु स्पीकिंग एरिया, और ये किसी आंध्र प्रदेश बना था तेलुगु स्पीकिंग एरिया मद्रास से निकाल के. ओके, और ये तेलुगु स्पीकिंग के लिए बना था. एंड ये बना क्यों था? क्योंकि एक कांग्रेस पर्सन थे, कांग्रेस के नेता, डेथ ऑफ पोटी श्री रामुलू की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से. और वो क्यों हुई थी? 56 डे का हंगर स्ट्राइक किया था उन्होंने. ओके, उसके बाद आंध्र प्रदेश का क्रिएशन हुआ लैंग्वेज बेसिस पे. देन इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया. और कब बनाया गया? दिसंबर 1953 में. और ये 3 मेंबर का था. इसको री एग्जामिन करने के लिए बनाया गया था. एंड इसका चेयरपर्सन कौन थे? तो वो थे फजल अली. ओके, so answer for this question is neither 1 neither 2, option D. Okay, next question is consider the following functions. Ratification of India's membership of the Commonwealth. Yes, it's correct because there is how many of the above functions were performed by the Constituent Assembly of India? Commonwealth. Yes, it's correct. Next is अडॉप्टिंग नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ये भी सही है. इनैक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, ये भी सही है. तो रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये कब हुआ था? मई 1949 में. ओके, और अडॉप्टिंग ऑफ नेशनल एंथम कब हुआ था? 24 जनवरी 1950. नेक्स्ट इज, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग more fact which is national song. okay, national song तो कब हुआ था? तो वो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम दोनों कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल फ्लैग ये कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1947. ओके, और उसी टाइम 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन बिटवीन बैलादिला एंड कुद्रेमुख एंड मयूरभंज? They are gold mining sites? No, it's not. They are sites having bauxite reserve? No, it's not. They are sites of iron ore reserves? Yes, it's correct. Okay, next question is how many of the following are envisaged as the right against exploitation of the Indian Constitution? Protection against arrest and detention, ये नहीं होगा क्योंकि ये 22 का है. ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में नहीं आता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, yes, it's correct. Under Article 24, prohibition of trafficking human beings in labor, forced labor under 23 article. So answer for this question is only 2 is correct, which is option B. Okay, next question is which of the following are example of white goods? Okay, वाइट गुड्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो पहला है वॉशिंग मशीन. यस, इट्स अंडर एयर कंडीशन. अल्कोहल नहीं है क्योंकि ये सिन गुड्स हैं. और सिन गुड्स किसको बोलते हैं? जो कि हार्मफुल होता है फॉर द सोसाइटी. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लग्जरी कार, इट्स ऑल्सो नॉट अ वाइट गुड बिकॉज इट्स अ वेबलेन गुड. ओके, और ये क्या होता है वेबलेन गुड?
It means demand increases as the price increases due to their exclusivity. ओके, सो उसके बाद एक और होता है, और ये क्यों है, किसके द्वारा लिया गया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, इसके द्वारा किया गया था, और ये अभी PIL फाइल किया है ताकि वाइट गुड्स को के बारे में जान सके, हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल और लार्ज होम अप्लायंसेस जो कि पहले ट्रेडिशनली अवेलेबल ओनली इन वाइट। ओके, बट अब ऐसा नहीं है, तो इसीलिए PIL फाइल किया गया है। ओके, सो ये हो जाएगा। एक और हमारा टाइप है इसका गुड्स का, तो वो है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स में क्या होता है, उसमें होता है कि डिमांड इंक्रीज करता है व्हेन प्राइस इंक्रीज। ओके, और ड्यू टू लैक ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर देम, और इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है, इसीलिए इसका डिमांड अगर इंक्रीज होता है तो प्राइस भी इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो वो हो जाएगा वीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements regarding reorganization of the state. First statement is, Indian territory can be ceded to a foreign country by a constitutional amendment. Yes, it's correct. A boundary dispute settlement between India and another country does not require a constitutional amendment. Yes, it's also correct. बट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, neither one और neither two, क्योंकि कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रिस्पेक्ट टू द रिट जुरिस्डिक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिट जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द रिट ऑफ हिबस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज द हिबस कॉर्पस रिट जो है वो बोथ के लिए इशू किया जा सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल प्लस हो जाएगा पब्लिक अथॉरिटी, बोथ के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज, द रिट ऑफ द प्रोहिबिशन इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल बॉडी। नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट अगेंस्ट द जुडिशियल बॉडी, इट्स अबाउट द क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए भी होता है। सो statement second is also incorrect. Next is, the writ of quo warranto can be sought even by the non-aggrieved person. Yes, it's correct. So answer for this question is only one is correct. और ये हमारे कितने टाइप के रेट होते हैं, तो टोटल 5 टाइप के रेट होते हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर आते हैं, तो फंडामेंटल राइट में आते हैं। आप हमें बताएं कि और बाकी कौन कौन से रेट होते हैं। ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following features. First is, single citizen, written constitution, integrated judiciary, rigidity of the constitution. How many of the above are federal feature of the Indian constitution? First is written constitution, because single citizenship is unitary. ठीक है, unitary feature, and सेकेंड इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ करेक्ट। इंटीग्रल जुडिशरी, ये भी यूनिटरी है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 2 इज करेक्ट, विच इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें और अगर हम बात करें, और भी फीचर्स हैं, लाइक ड्यूअल पॉलिटी, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। और अगर यूनिटरी का बात करें हम, तो सिंगल सिटीजनशिप एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हो जाता है जो यूनिटरी फीचर के फीचर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंडियन citizens may lose his her citizens were he she. ओके, पहला हो जाएगा, पहला इट acquires the citizenship of any other foreign state during war. नहीं, ये ड्यूरिंग वॉर नहीं होगा, बाकी अगर अदर समय में होगा तो ये हो सकता है, तो इसको टर्मिनेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा अनलॉफुल ट्रेड्स और कम्युनिकेट्स विथ एनिमी ड्यूरिंग अ वार, इट्स करेक्ट।
and has been imprisoned in any country for 2 years after becoming a naturalized citizen within 5 years. Yes, it's also correct. So answer for this question is, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको डेप्रीवेशन बोलते हैं. ओके, डेप्रीवेशन. एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट. अगर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में हम बात करें तो उसमें 3 तरीके से आप अपना सिटीजनशिप खो सकते हैं. तो वो पहला है रिनंसिएशन, दूसरा है डेप्रीवेशन, तीसरा है टर्मिनेशन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as adopted by the constituent assembly, how many of the following adjectives were used to be define the Indian Republic? फर्स्ट क्या था, सोशलिस्ट. सोशलिस्ट नहीं होगा बिकॉज ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया गया है. सॉवरन होगा एंड सेक्युलर भी नहीं होगा बिकॉज ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया गया है. डेमोक्रेटिक, तो इसमें से 2 होगा और 2 नहीं होगा. और सोशलिस्ट और अभी तक प्रियम्बल में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, जिसमें कि 3 वर्ड ऐड किया गया था. कौन कौन सा था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, और ये कौन सा अमेंडमेंट था, तो वो था 42nd अमेंडमेंट. तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बबल बेबी सिंड्रोम वॉज इन न्यूज. इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बबल बेबी सिंड्रोम. पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ द हार्ट डिजीज सीन in the babies children affected in COVID-19. No, it's not correct because ये severe combined immunodeficiency है जो कि वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड इसके द्वारा नहीं होता. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर BBS इज अ हार्ट ट्रांसप्लांट. नो, इट्स नॉट बाय हार्ट ट्रांसप्लांट क्योंकि ये इम्यूनोडिफिशियंसी है. तो इसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसप्लांट. और इसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नाइदर 1 और नाइदर 2. कोई सा भी करेक्ट नहीं है. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements with respect to freedom of religion enshrined in the constitution. So first statement is it includes freedom to not follow any religion. It's correct statement. Next is it bars all religion conversion. No, its constitution can bar only forceful religion conversion and conversion done by incommencement. Okay, so statement second is incorrect. Next is it is not applicable to foreign national residing within Indian territory. No, it's also for foreigners. Okay, so option third is also incorrect. Only one is correct, which is option A. Okay, so let's come to the next question. और ये हमारा जो राइट रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस अंदर आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 25 to 28 में आता है. ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट है हमारा. ओके, लेट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज latest addition to the list of fundamental duties under the Constitution of India. Okay, first statement is to protect and improve the natural environment including forest. like ये तो पहले से था तो ये नहीं होगा. next is to develop scientific temper, humanitarian spirit, inquiry. ये भी पहले से था तो ये भी नहीं होगा. next is to provide opportunity for education to his children or ward between the age of 6 to 14, जो कि अंडर आर्टिकल 21A में पहले से था, उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया था.
तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. ओके. Next question is, which of the following gives effect to the objective of preamble to secure for all its citizens equality, liberty and justice which is called fundamental right, जो कि हमारा आर्टिकल पार्ट 3 में आता है और कितने से कितने आर्टिकल तक, तो 12 से 35 आर्टिकल तक. ओके. सो आज के लिए इतना ही गाइस. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. कल नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा जो कि 60 क्वेश्चन का होगा. ओके. सो थैंक यू सो मच.